चैप्टर को। ये कक्षा 12 का तीसरा चैप्टर है। ये हम पढ़ेंगे मृदा कोलॉइड्स। तो उससे पहले हम जानते हैं कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। कोलॉइड्स क्या होते हैं, इसकी जानकारी हमें किसने दी थी? वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम ने, और सन 1861 में। थॉमस ग्राहम ने किसके आधार पर इसका वर्णन किया था? वो किया था जल विलयन पदार्थों के आधार पर। जल विलय पदार्थों के आधार पर। तो जल विलय पदार्थों के आधार पर उन्होंने वर्णन कैसे किया था? मतलब दो पदार्थ लिए थे उन्होंने, जल विलय पदार्थ लिए स्टूडेंट्स। तो जल विलय पदार्थों के अंदर दो पदार्थ ज्ञात हुए थे, एक थे क्रिस्टलाभ और एक थे कोलॉइड। जब उन्होंने प्रयोग किया तो हमें दो प्रकार के पदार्थ ज्ञात हुए, एक तो थे क्रिस्टलाभ और थे कोलॉइड। तो क्रिस्टलाभ कौन से थे और कोलॉइड कौन से थे? क्रिस्टलाभ तो थे जो जंतु झिल्ली में से विसरित हो सके, वे पदार्थ है क्रिस्टलाभ। और वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते। तो कोलॉइड कौन से होंगे? अत्यंत छोटे कण जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते तथा जंतु झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित नहीं होते। तो अभी हमने पढ़ा कि जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते वो कहलाते हैं कोलॉइड। तो कोलॉइड्स का अर्थ क्या होता है? इसको दो भागों में तोड़ने पर कोला प्लस ओड्स बनता है। तो कोला का होता क्या स्टूडेंट्स? कोला होता है गोंद और ओड्स होता है के समान। तो कोलॉइड का अर्थ क्या हो गया? गोंद के समान या चिकना पदार्थ क्या कहलाता है? कोलॉइड्स कहलाता है। तो कोलॉइड्स का तो आपको पता लग गया कि कोलॉइड क्या होता है? जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते और जो गोंद के समान पदार्थ होते हैं वो कोलॉइड कहलाता है। मृदा कोलॉइड्स क्या होते हैं? मृदा कोलॉइड की परिभाषा क्या होगी स्टूडेंट्स? मृदा कोलॉइड्स होंगे मृदा के वे कण जो क्या नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते और इनका व्यास होगा 1.0 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन। और अधिकतम व्यास क्या होता है इनका? 500 मिली माइक्रोन। इनको स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखते हैं और इनका व्यास होता है 1.0 से 100 मिली माइक्रोन और अधिकतम व्यास होगा 100 मिली माइक्रोन। अर्थात मृदा के वे कण जिनका व्यास क्या होगा 1.0 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन के बीच होता है, वे कोलॉइड कण मृदा कोलॉइड कण कहलाते हैं। तो कोलॉइड्स के आगे गुण कौन कौन से होते हैं यह पढ़ेंगे। कोलॉइड्स के गुण। कोलॉइड्स के गुण 7 प्रकार के होते हैं। पहला विषमांगता, दूसरा विद्युतावेश, तीसरा विसरण, चौथा ब्राउनियन गति,
5 नंबर टिंडल प्रभाव, 6 अधिशोषण, 7 नंबर अवक्षेपण। स्टूडेंट्स ये कोलॉइड्स के गुण है, पहला विषमांगता, दूसरा विद्युत आवेश, तीसरा विसरण, चौथा ब्राउनियन गति, 5वां टिंडल प्रभाव, 6वां अधिशोषण और 7वां अवक्षेपण। अब इनका विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स विषमांगता क्या होता है? विषमांगता का अर्थ होता है जो असमान या विषम अंक। विषम अंक कौन से होंगे? जैसे दो प्रकार के कणों या दो प्रकार की किसी विलयन में दो प्रकार की अवस्थाएं हो। जैसे हमने वास्तविक विलयन को आपने पढ़ा होगा, वास्तविक विलयन क्या होता है? वास्तविक विलयन क्या होता है नॉर्मल बच्चों? विलयन होता है विलायक प्लस विलयन। वास्तविक विलयन क्या होगा? जिनमें क्या कण बहुत ही छोटे हो, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, वो पूर्णतः एक दूसरे में विलयशील हो, वो विलयन कहलाता है। और कोलॉइडी विलयन में क्या होगा? कोलॉइडी विलयन में होगा प्रक्षेपण माध्यम व प्रक्षिप्त प्रावस्था। अर्थात कोलॉइडी विलयन क्या होगा स्टूडेंट? प्रक्षेपण माध्यम व प्रक्षिप्त प्रावस्था। ये क्या बनेगा? कोलॉइडी विलयन। अब प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है? जैसे विलयन में विलायक होता है, वैसे ही प्रक्षेपण माध्यम किसका कार्य करेगा? विलायक का। तथा जैसे विलयन में कार्य करता है, वैसे ही प्रक्षेपण माध्यम तो विलायक का कार्य करेगा और प्रक्षिप्त प्रावस्था विलय का कार्य करती है। अर्थात विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या हो? अधिकतम हो, वह विलायक कहलाएगा, और जिस विलयन में विलय की मात्रा क्या होगी? कम होगी, वह विलय कहलाएगा, अर्थात प्रक्षिप्त प्रावस्था होगी। अब प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? प्रक्षिप्त प्रावस्था को स्टूडेंट्स नॉर्मल असतत प्रावस्था भी कहते हैं, या अंतर प्रावस्था भी कहते हैं। और प्रक्षेपण माध्यम को, जो किसी विलयन को माध्यम प्रदान करता है, वह क्या होता है? सतत बाह्य प्रावस्था, बाह्य माध्यम, या सतत माध्यम या अवस्था। अब कोलॉइडी विलयन के एग्जाम्पल देखो। जैसे हमने अगर प्रक्षेपण माध्यम अगर हमने जल लिया है और प्रक्षिप्त प्रावस्था हमने ठोस ली है, तो क्या बनेगा? कोलॉइडी विलयन बनेगा। इसमें क्या होगा? यह बनेगा जैसे धातु व खनिज के कोलॉइडी विलयन बनते हैं। यदि हमने जल माध्यम लिया है और जल ही प्रक्षिप्त प्रावस्था को लिया है, तब क्या बनेगा? द्रव सोल बनेगा। कोलॉइडी विलयन को सोल कहा जाता है स्टूडेंट्स। यदि हमने लिया है प्रक्षेपण माध्यम के अंदर, माध्यम को हमने गैस रखा है तथा और प्रावस्था जल रखा है, तो वह कौन सा बनेगा? एरोसोल। एरोसोल स्टूडेंट्स धुआं या धुंध को कह सकते हैं।
ये कोलोइडी विलयन कहलाते हैं। और यही क्या होते हैं, विषमांगता। विषमांगता का अर्थ होगा जिसमें क्या हो, जिस विलयन या कोलोइडी विलयन में माध्यम व प्रावस्था के कणों को एक जैसे नहीं देखा जा सकता, वह पूर्णतः एक दूसरे में विलयशील नहीं होते, वह उनको अलग अलग देखा जा सकता है। इन्हें फिल्टर पेपर की सहायता से अलग किया जा सकता है या माइक्रोस्कोप के सहायता से हम देख सकते हैं, विषमांगता कहलाता है। या इसमें अपकर्णी माध्यम या अपकर्णी प्रावस्था भी कहा जाता है। सेकंड गुण है विद्युत आवेश। स्टूडेंट, विद्युत आवेश क्या होता है, मतलब कोलोइड पर कौन सा आवेश पाया जाता है, सामान्यतः कोलोइड पर ऋणावेश पाया जाता है। तथा अगर हम देखें कोलोइडी विलयन में धनात्मक आवेश और ऋणावेश दोनों तरह के आवेश पाए जाते हैं। तो ऋणावेश कौन से होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, अम्लीय रंजक, ये कोलोइडी विलयन है। कोलोइडी विलयन के एग्जांपल है, हीमोग्लोबिन पर ऋणावेश पाया जाता है, फिर अम्लीय रंजक पर भी ऋणावेश पाया जाता है। यह विद्युत आवेश है, मतलब विद्युत आवेश कोलोइडी विलयन पर कौन सा आवेश पाया जाएगा, ऋणावेश पाया जाएगा। थर्ड गुण है विसरण। विसरण क्या होता है स्टूडेंट्स, कि एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होना या एक स्थान से दूसरी जगह विसरित होना। तो हम इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, विसरण। आपको मैंने थॉमस-ग्राम की परिभाषा बताई थी कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, कोलोइड्स कहलाते हैं। तो कोलोइड्स क्या होंगे, सामान्य रूप से आपको जानकारी मिल गई कि यह विसरित नहीं होते, अर्थात जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से अर्धपारगम्य झिल्ली या जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते, यह कोई पात्र है उसमें हमने अर्धपारगम्य झिल्ली स्थापित की है। यहाँ कोलोइडी विलयन भरा गया है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली है। यह क्या, अब क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ पे विस्थापित कर दें तो कोलोइडी विलयन के कण इसको पार कर दूसरी तरफ नहीं जा सकते, अर्थात विसरित नहीं हो सकते। यह केवल फिल्टर पेपर से विसरित होते हैं, अर्धपारगम्य जंतु झिल्ली को विसरित नहीं करते। इसके कण विसरण के गुण को नहीं रखते हैं। यह तीसरा गुण था। चौथा गुण है ब्राउनियन गति। स्टूडेंट्स, ब्राउनियन गति को जिगजैग मोशन या जिगजैग गति या टेढ़ी मेढ़ी गति भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, कोलोइडों मृदा कोलोइड्स के गुण बहुत ही छोटे या बहुत ही नगण्य होते हैं। जब इनको किसी विलयन में या किसी पात्र में मिलाया जाता है, विलय व विलायक के कण, तो इनके कण एक दूसरे को क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्थिर अवस्था से ये क्या जाते हैं, अस्थिर अवस्था में चले जाते हैं। इनके कण टेढ़ी मेढ़ी गति करने लग जाते हैं। इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, तब इनके कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए प्रतीत होते हैं, अर्थात यह ब्राउनियन गति करते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, जिगजैग गति कहते हैं। इनका कारण है यह बहुत ही छोटे होते हैं। अगर कणों का आकार बढ़ जाए तो ब्राउनियन गति को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, वह टेढ़ी मेढ़ी गति को कम करेंगे। पांचवा है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव स्टूडेंट्स आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। टिंडल प्रभाव क्या था, यह पांचवा गुण है। इसकी जानकारी हमें सर्वप्रथम फैराडे ने दी थी तथा संपूर्ण जानकारी टिंडल द्वारा दी गई थी। टिंडल प्रभाव क्या होता है, आपने देखा होगा कि सर्दियों में कमरों में रोशनदान लगा होता है। उस रोशनदान से जब प्रकाश की किरण आती है तो उस प्रकाश की किरण में धूल या धुएं के कण क्या करते हैं, गति करते हुए दिखाई देते हैं। और वह गति कौन सी थी, ब्राउनियन गति। उनका कारण क्या है कि वह बहुत ही छोटे होते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारने की वजह से वह अपनी स्थिति
स्थिति से विचलित हो जाते हैं, इसलिए ब्राउनियन गति कहलाते हैं, ब्राउनियन गति करते हैं। अब टिंडल ने बताया कि प्रकाश जब हम देखते हैं किसी अंधेरे, जो क्या होगा, डार्क रूम होगा, जो अंधेरे, फुल अंधेरे वाला कमरा होगा, जिसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण हमें आती हुई प्रतीत होगी, उस प्रकाश की किरण में धुएं या धूल के कण क्या करेंगे, गति करते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं हमें। यह तो कमरे की बात थी। अगर हमें विलयन की बात करेंगे तो कैसे करेंगे, वास्तविक विलयन और कोलॉइडी विलयन के आधार पर हम देखते हैं कि यह हमारे पास कोई पात्र है, इसमें कोलॉइडी विलयन भरा गया है, यह कोलॉइडी विलयन भरा गया है। यहाँ पर कोई हमारे पास प्रकाश स्रोत है, स्टूडेंट्स इस चित्र को देखिए आप, ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये कोई कोलॉइडी विलयन भरा गया है। अगर किसी प्रकाश स्रोत से कोई निश्चित कोण पर हम प्रकाश एक जगह आपतित करवाते हैं तो कोलॉइडी विलयन के जो कण है वो हमें गति करते हुए प्रतीत होते हैं, और इसको हम किसकी सहायता से देखेंगे, माइक्रोस्कोप की सहायता से। देखने पर हमें पता चलेगा कि कोलॉइडी कण किस प्रकार के हैं और वह किस प्रकार की गति कर रहे हैं। इसमें से प्रकाश क्या होगा, पारगमित होगा। यह कौन सा प्रकाश होगा, एक वर्णी प्रकाश होगा, यह एक वर्णी प्रकाश होगा। यदि हम यहाँ पर वास्तविक विलयन को लेते हैं तो इसमें से प्रकाश एक जगह आपतित न होकर सीधा गमन करेगा तथा इसके कणों को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते, यह प्रकाश को ऑब्जर्व नहीं करता है। और कोलॉइडी विलयन के कण है जो प्रकाश को आपतित करवाकर उनके कण हमें गति करते हुए प्रतीत होते हैं, वह टिंडल प्रभाव कहलाता है। जैसे रोशनदान से देखने पर प्रकाश के कण दिखाई देते हैं, प्रकाश में हमें धूल के कण दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से प्रकाश आपतित करवाने पर हमें विलयन में भी विलयन के कणों को देख सकते हैं, उन छोटे छोटे कणों को देख सकते हैं। छठा गुण है हमारा अवक्षेपण। कोलॉइडी के गुण है, उनमें छठा गुण है अवक्षेपण। अवक्षेपण क्या होता है, कोलॉइडी का जो विलयन है वह हमेशा किस अवस्था में रहता है, उनके कण हमेशा गति करते हुए प्रतीत होंगे, वह कभी भी नीचे की सतह पर अवक्षेपित या जमे हुए नहीं दिखाई देते हैं, इनके कण हमेशा गति करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कोई हमने पानी से भरा हुआ गिलास लिया, उसके अंदर मिट्टी के कण डालते हैं तो हमेशा गति करते रहेंगे। निक्षालन, जैसे इनका निक्षालन नहीं होता है, यह गति करते हुए मोशन इनका प्रतीत होगा। कोलॉइडी विलयन के कण हमेशा गति करते हुए प्रतीत होते हैं। इनका अवक्षेपण हम कैसे प्राप्त करते हैं, कोई कोलॉइडी विलयन है उसमें हम किसी प्रकार का विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलॉइडी के कण है, कोलॉइडी विलयन के कण है, वो नीचे की सतह पर जमा हो जाते हैं। इस जमा होने को क्या कहते हैं, अवक्षेपण। जैसे मिट्टी के कण नीचे की सतह पर जमा हो जाएंगे, उसके बाद साफ पानी में प्राप्त हो जाएगा, वो किसकी सहायता से प्राप्त होगा, विद्युत अपघट्य की सहायता से। अवक्षेपण क्या होगा कि कोलॉइडी विलयन में हमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर जो उसके मिट्टी के कण है या कोलॉइड के कण है वो नीचे की सतह पर जमा हो जाते हैं, उसे कोलॉइडी विलयन कहते हैं। जब जमा होंगे उसको क्या कहलाएंगे, इस प्रक्रिया को क्या कहलाएंगे, अवक्षेपण कहलाएंगे। सातवां गुण है अधिशोषण। अधिशोषण किसके आधार पर है स्टूडेंट्स, यह आवेश के आधार पर स्थापित है। आवेश क्या पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं इन पर, कोलॉइडी विलयन पर। अगर किसी विलयन में या कोई कोलॉइडी विलयन है, उन कणों पर ऋणावेश पाया जा रहा है। अब कोलॉइडी विलयन वातावरण में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। इस ऋणात्मक आवेश के कारण यह धनात्मक आवेश को आकर्षित करेगा। इस आकर्षण के कारण जो धनात्मक आवेश होंगे वो इसकी बाह्य सतह पर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे।
या बाह्य स्तर पर जमा हो जाएंगे। इस अधिशोषित धनात्मक आवेशों का अधिशोषित होना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। किसके कारण होगा? यह ऋणात्मक आवेश क्या होंगे? धनात्मक आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिससे धनात्मक आवेश इनके साथ बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाने के कारण यह अपनी स्तर पर क्या हो जाएंगे? अधिशोषित हो जाएंगे। इस अधिशोषण को क्या कहलाते हैं? अधिशोषण कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा था कोलॉइड्स का